और अब खबर तफसील से। सीबीएसई 12वीं जमात के इम्तिहानात को मनसूख कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुई मीटिंग में इम्तिहानात को मनसूख करने का फैसला किया गया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि तलबा की सेहत और उनकी हिफाजत हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। पीएम ने कहा कि ऐसे माहौल में बच्चों को तनाव देना मुनासिब नहीं होगा। मुसलमान अगर कांग्रेस की तरफ आ जाएं तो बीजेपी से नाराज और मुतासरा तमाम जात और मज़ाहिब के लोग कांग्रेस में आ जाएंगे। यह मानना है कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर नसीमुद्दीन सिद्दीकी का। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कांग्रेस अक़लियती सेल के जरिए बस्ती जिले में उलमा के साथ वर्चुअल मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि इंतखाबात में जब कांग्रेस मजबूत रहती है तो बीजेपी के लिए चुनाव को फिरकावाराना बनाना मुश्किल होता है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को अपनी आने वाली नस्लों की हिफाजत के लिए कांग्रेस के साथ आना होगा। उन्होंने कहा कि आज़ादी की जद्दोजहद में उलमा का किरदार सबसे अहम था। आज फिर उलमा को जमहूरियत और फिरकावाराना हम आहंगी को बचाने के लिए आगे आना होगा। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी बीजेपी हुकूमतों के जरिए आइन पर हमले की मुखालफत नहीं कर पाएंगी। नसीमुद्दीन सिद्दीकी प्रियंका गांधी की मशावरती कमेटी के रुकन है। खबर मेरठ से है, जहां एक प्राइवेट अस्पताल के ऑक्सीजन गैस सप्लाई यूनिट में काम करने वाले मुलाजिम ने मरीजों की जान से खिलवाड़ करने का अस्पताल इंतजामिया पर इल्जाम लगाते हुए एक वीडियो जारी करके सनसनीखेज खुलासा किया है। अब इस मामले के सामने आने के बाद डीएम ने जांच कमेटी तश्कील देकर जांच का हुक्म दिया है। पेश है मेरठ से यह खास रिपोर्ट। मेरठ के केएमसी अस्पताल की ऑक्सीजन गैस सप्लाई यूनिट के इंचार्ज ने अस्पताल इंतजामिया पर संगीन इल्जामात लगाए हैं। अस्पताल मुलाजिम का इल्जाम है कि केएमसी अस्पताल ने सरकारी अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए अपनी वुसअत से ज्यादा मरीजों को भर्ती किया, जिसकी वजह से सभी मरीजों के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पूरी न कर पाने के सबब बड़ी तादाद में मरीजों की मौत हो गई। ऑक्सीजन खत्म हुई है और ठीक है, और 15 मिनट पहले बता रहे हैं केएमसी हॉस्पिटल, ये है हाँ यहाँ की मैनेजर जो ये घूम रही है मैडम, देखो ने ये 15 मिनट पहले बताती है कि ऑक्सीजन खत्म हुई है और अब ये कह रहे हैं अपने मरीजों को कहीं भी ले जाओ, हमें नहीं पता। मेरठ के केएमसी अस्पताल इंतजामिया पर संगीन इल्जामात लगाए जाने के बाद डीएम ने जांच कमेटी तश्कील देकर जांच शुरू करवाई है। 50-50 1-1 लाख रुपए भरवाए इन्होंने और इनके पास गैस नहीं है। 15 मिनट में कह रहे हैं ये गैस आ गई है और 15 मिनट से कम में जब मेरी मदर चली गई तो इन्होंने बोलते गैस आ गई। कोरोना वबा की दूसरी लहर के कहर के दौरान केएमसी अस्पताल में बड़ी तादाद में मरीजों की अमवात के मामले सामने आए थे। ऐसे में अस्पताल इंतजामिया पर लगाए गए इल्जामात अगर सही साबित होते हैं तो इसके लिए जिम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सकती है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मेरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट। और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें कि आईसीएसई बोर्ड ने भी 12वीं जमात का इम्तिहान मनसूख कर दिया है। नतायज की बुनियाद जल्द तय करेगा बोर्ड। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि आईसीएसई बोर्ड ने भी 12वीं जमात के इम्तिहानात मनसूख करने का ऐलान कर दिया है और कहा है कि नतायज की बुनियाद जल्द तय करेगा बोर्ड। आपको बता दें कि सीबीएसई बोर्ड के इम्तिहान रद्द कर दिए गए हैं। इससे पहले आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में अहम मीटिंग हुई थी जिसमें सीबीएसई बोर्ड के इम्तिहानात रद्द कर दिए गए हैं, यानी इस साल सीबीएसई बोर्ड के इम्तिहानात नहीं होंगे। अब बड़ी खबर आ रही है कि आईसीएसई बोर्ड ने भी 12वीं जमात के इम्तिहान मनसूख करने का ऐलान किया है। बोर्ड ने कहा है कि नतायज की बुनियाद जल्द तय की जाएगी। तो इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, सीबीएसई बोर्ड के बाद आईसीएसई बोर्ड ने भी 12वीं जमात के इम्तिहानात मनसूख करने का ऐलान कर दिया है और कहा है कि नतायज की बुनियाद जल्द तय की जाएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। इलाहाबाद में वसीम रिजवी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने वाली तंजीम असर फाउंडेशन ने वसीम रिजवी के खिलाफ सीबीआई जांच शुरू करने का मुतालबा किया है।
असर फाउंडेशन के सदर शब्बीर शौकत आबदी का कहना है कि मरकजी वक्फ काउंसिल की सिफारिशात पर योगी हुकूमत ने 1 बरस पहले वसीम रिजवी के खिलाफ सीबीआई जांच का हुक्म दिया था, लेकिन इतना अरसा गुजर जाने के बाद भी वसीम रिजवी के खिलाफ अभी तक सीबीआई जांच शुरू नहीं की गई है। वाज़ेह है कि वसीम रिजवी पर इलाहाबाद का तारीखी इमामबाड़ा मिर्जा गुलाम हैदर को मुनहदिम करने और इसकी जमीन को फरोख्त करने का इल्जाम है। वसीम रिजवी के खिलाफ कई संगीन दफात के तहत इलाहाबाद कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया था। 1 साल पहले से आप 153A की कार्रवाई यानी कम्युनल हार्मनी बिगाड़ने का जो काम इसने किया था, इसकी शहर इलाहाबाद कोतवाली में ही FIR दर्ज है। ठीक है, अब उसके बावजूद 1 साल पहले परमिशन देने के बावजूद उसको गिरफ्तार न करना, खुद योगी ने परमिशन दे रखी है, खुद गवर्नर ने परमिशन दे रखी है। आप जानते हैं कि 153A की परमिशन के लिए जब तक स्टेट परमिशन न दे, तो स्टेट ने परमिशन देने के बाद गिरफ्तारी 1 साल से पहले से क्यों नहीं हुई? 1 साल हो गया, क्यों नहीं हुई? जिस आदमी का क्राइम प्रूफ हो जाए, जिसको सुप्रीम कोर्ट मना कर दे, उसके बावजूद भी इस तरह की बात करने का मतलब यह है कि इसके पीछे सरकारी तंत्र है, वो लोग हैं जो मुल्क को दंगे की आग में झोंकना चाहते हैं। अलीगढ़ के नूरपुर गांव में रहने वाले दलित बिरादरी की मुबैना नकल मकानी के लिए अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने मकामी मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराया। अपने सख्त रद्दमल का इजहार करते हुए अखाड़ा परिषद के सदर महंत नरेंद्र गिरी ने नूरपुर गांव के मुस्लिम बाशिंदों पर इल्जाम लगाया कि वो मकामी दलितों को हरासा कर रहे हैं, जिसकी वजह से दलित बिरादरी गांव छोड़ने पर मजबूर हो रही है। नरेंद्र गिरी ने कहा कि अगर नूरपुर गांव में दलितों को इसी तरह से हरासा किया जाता रहा तो साधु संत अपने तौर पर इसका जवाब देंगे। नरेंद्र गिरी ने योगी हुकूमत से इस मामले में बराह रास्त मुदाखलत करने का मुतालबा भी किया है। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। प्रदेश में भाजपा सरकार है, केंद्र में भाजपा सरकार है, न्यायप्रिय सरकार है। जिन लोगों ने ये घृणित कार्य किया है वो दंड के भागी हैं, उनको दंड मिलेगा। सरकार से हम मांग करते हैं आदरणीय योगी जी से कि जांच करा करके जो इस तरह का कृत्य किए हैं उनको दंडित किया जाए, क्योंकि जहां पे मुस्लिम बाहुल क्षेत्र होता है वहां पे ये लोग इतना अत्याचार हिंदुओं पर करते हैं जो बर्दाश्त से बाहर होता है। मैं उनसे भी कहता हूं कि आप इस तरह की घटनाएं मत करिए, आपको भी भारी पड़ सकता है। इसलिए निवेदन है कि अगर हमारे दलित भाई या जो भी भाई बंधु आपके उस नूरपुर गांव में हैं, वो भी एक मानव है और हमारे हिंदू के एक अंग है। खबर लखनऊ से है, जहां हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। इस मामले में 2 उज्बेकिस्तान और 2 नई दिल्ली की लड़कियों को गिरफ्तार किया गया। चिनहट पुलिस और ADCP ईस्ट क्राइम ब्रांच ने रैकेट के सरगना समेत 6 अफराद को गिरफ्तार किया है। लखनऊ के चिनहट के होटल लग्जरी इन में जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा था। रात थाना क्षेत्र चिनहट में विकल्प खंड 3 में लग्जरी इन नाम का एक व्यू रूम था। यहाँ पर मुखबिर के द्वारा एक सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पर सेक्स रैकेट का संचालन किया जा रहा है। इस पर जो थाना पुलिस की जो टीम थी वो मौके पर दबिश करती है, ACP विकल्प खंड जिसका नेतृत्व करते हैं, और मौके से टोटल 10 लोगों की अरेस्टिंग किया जाता है, जिसमें बाद में जब पूछताछ की तो पता चला कि एक व्यक्ति है जिसका नाम अफजल खान उर्फ राजा है, जो अवैध रूप से सेक्स रैकेट चलाता है, और एक व्यक्ति है ललित शर्मा जो उस ओयो रूम का ओनर है। ये दोनों व्यक्ति सेक्स रैकेट चलाते हैं, ये लड़कियों को बुलाते हैं और इनसे सेक्स रैकेट का संचालन करवाते हैं। इन गिरफ्तारियों में जो 10 लोग गिरफ्तार हुए हैं, इनमें 4 महिलाएं हैं। इन 4 महिलाओं में 2 महिलाएं। आगे बढ़ेंगे। अलीगढ़ जहरीली शराब मामले में यूं तो पूरे जिले में मुतासरीन मौजूद हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो गांव मुतासिर हुआ है वो थाना लोधा का गांव क्रासुआ है, जिसमें अभी तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। वही मुतादिद ज़ेरे इलाज हैं। इन 10 अफराद की मौत से पूरा गांव ही गम में डूब गया। अब मुतासरीन के अहले खाना का मुतालबा है कि गांव के लोगों को ये गम देने का असल सबब बनने वाली शराब के ठेकों को ही गांव से हटाया जाए और मुतासरीन के अहले खाना को वाजिब मुआवजा दिलवाया जाए। थाना लोधा के गांव करसुआ की जमीनी हकीकत से वाकफियत हासिल की हमारे नुमाइंदे मोहम्मद कामरान ने।
अलीगढ़ के अंदर शराब कांड के अंदर अब तक सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए गांव करसुआ में 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 5 लोग अभी ज़ेरे इलाज हैं। वहीं बताया ये जा रहा है कि 2 लोग ऐसे हैं जिनकी आंखें भी प्रॉब्लम हो रही हैं। हमारे साथ इस वक्त हम उस गांव में मौजूद हैं और वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने अपनों को खोया है। हम उनसे जानेंगे उनका क्या दुख है और उनका क्या मुतालबा है। क्या नाम है आपका और आपने किसको खोया? मेरा नाम विजय तोमर है और जो जिनकी डेथ हुई है वो मेरे भाई हैं अजय। हम दोनों जुड़वा भाई थे और उनकी मेरे भाई की डेथ हुई है जहरीली शराब के कारण सर। और इसमें यह है कि पूरा का पूरा हमारी तरफ मतलब कोई भी शासन प्रशासन की तरफ से हमें कोई भी सपोर्ट नहीं है। आज तक अभी एक नेता आए हुए हैं, पहले से कोई भी नेता नहीं आया हुआ है। हमारी सिर्फ यही है कि 2 से 3 मांगें हमारी। सबसे पहली है कि यहाँ पर जो शराब के ठेके हैं गांव के अंदर इस बंद किए जाएं सारे के सारे, और जिन्होंने ये जो कल्पित लोग हैं एक टीम निर्धारित हो, सीबीआई टीम, जो भी कल्पित लोग हैं उनको फांसी की सजा दी जाए। बहुत अच्छी बात है, फांसी की सज़ा का मुतालबा यहाँ किया जा रहा है और ये किया जा रहा है कि जो लोग इसके अंदर जिम्मेदार हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। आपका क्या नाम है और आपकी? मैं विमल तोमर, मेरे कजन है दिनेश कुमार, उनकी डेथ हुई है और जहरीली शराब पीने से शासन प्रशासन का किसी तरह का कोई सपोर्ट नहीं आ रहा है। कैसे होगा क्या होगा इनके बच्चों का कुछ पता नहीं पड़ रहा है। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? अब इन सबको सज़ा मिले, कुछ इनकी फैमिली की तरफ शासन प्रशासन या सरकार कुछ सोचे। इस गांव में आपके ने अब तक कितने लोगों की मौत हो चुकी है, क्या बताएंगे? हम जो यहाँ पे अब तक जो 10 मौत तो इस गांव में हो चुकी हैं, 10 मौत प्लांट में हो चुकी हैं और आसपास पूरे क्षेत्र की बात की जाए तो करीब 71 से 75 मौत के बीच में एक अनुमानित आंकड़ा है। जो मृतक परिवार है उनके आश्रितों को कम से कम 20-20 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाए और प्रत्येक आश्रित परिवार किसी एक सदस्य को नौकरी दी जाए। दूसरी डिमांड है जो देहाती क्षेत्रों में जो शराब के ठेके चल रहे हैं इन ठेकों को तत्काल निरस्त करके और आजीवन कभी भी देहाती क्षेत्रों में ठेके न खोले जाएं। और तीसरी मांग है प्रशासन आरोपियों को फांसी की सजा दे, क्योंकि जो इन्होंने एक कृत्य किया है ये एक सामूहिक मर्डर से कम नहीं है। और यहाँ पे 5 लोग तरह की मांग रखी गई है। उन मांगों के अंदर ये कहा गया है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, जो लोग इसमें मरे हैं उनके घर वालों को मुआवजा मिलना चाहिए और जो बीमार हैं उनको भी मुआवजा मिलना चाहिए। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस गांव वालों के इन मुतालबों पर सरकार कितनी गंभीरता से लेती है और उस पर कितनी जल्द अमल करती है। अलीगढ़ से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मोहम्मद कामरान। तो वहीं अलीगढ़ जहरीली शराब मामले में सबसे ज्यादा कहर थाना लोधा के गांव करसुआ में बरपा हुआ, जहां एक ही गांव के 10 लोग और दीगर कुर्ब जवार के गांव से लोग शराब पीकर हलाक हुए हैं। वहीं गांव करसुआ के प्रधान रितेश उपाध्याय का कहना है कि 6 माह कबल गांव के ही लोगों के मुतालबे पर महकमा आबकारी को तहरीरी दरख्वास्त दी गई, जिसमें गांव से शराब के ठेके को हटाने का मुतालबा किया गया। उन्होंने कहा कि गांव में ठेका होने के सबब गांव के नौजवान इसकी तरफ ज्यादा मुतवज्जे हो रहे थे। यही सब देखते हुए इसको हटाने की बात कही गई है। हाँ, हमने डिमांड रखी थी आज से 6-7 महीने पहले। हमने ये ठेका यहाँ पे गलत जगह पर होने की वजह से शिकायत की थी कि ये ठेका यहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे गांव के लोग इसकी तरफ कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्ट हो रहे थे। जवाब में यही था कि ये ठेका आबकारी के नियमों के अनुसार सही है ना, ये पब्लिक से 200 मीटर दूर है, ये रोड से भी 200 मीटर दूर है। ऑब्वियसली अगर ठेका यहाँ नहीं होता तो इन लोगों को शराब यहाँ से नहीं मिलती, और नहीं मिलती तो ये लोग पीते ही कहाँ। एक तो डिमांड कर रहे हैं यहाँ हमारे गांव तो क्या दूर दूर के देहाती क्षेत्रों में ठेका नहीं होना चाहिए, क्योंकि देहाती पब्लिक ज़्यादा इंटरेक्ट हो जाती है शराब के नशे में। यदि किसी को यहाँ से दूर से अगर लेने जाना पड़े तो वो 10 बार सोचेगा खरीदने से पहले, और शायद जाएगा ही नहीं। यहाँ लोग हर कोई अपने काम में बिजी है, काम को छोड़ के दूर शराब खरीदने नहीं जा। तो वहीं दूसरी तरफ अलीगढ़ शराब मामले में पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। अभी तक जिले के मुख्तलिफ थानों में 11 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं, जबकि 33 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। स्तर पर गठित 6 टीमों द्वारा लगातार कार्रवाइयां जारी हैं। 4 दिन के अंदर 33 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें 50,000 के इनामिया अपराधी विपिन यादव एवं 2 प्रमुख अन्य अपराधी अजय चौधरी और मुनीश शर्मा, इनको गिरफ्तार पहले ही किया जा चुका है। तथा अब तक जो है 2 बड़ी फैक्ट्रियां जो हैं पुलिस द्वारा सील भी की गई और उसमें भारी बरामदगियां की गई हैं और ताबड़तोड़ कार्रवाइयां भी जारी हैं। इन 3 प्रमुख अपराधियों के अलावा 30 अपराधी भी गिरफ्तार किए गए हैं। हाल फिलहाल में गिरफ्तार किए गए अपराधी मुनीश शर्मा से उसकी निशानदेही पर विभिन्न कार्रवाइयाँ एवं बरामदगियाँ जारी हैं और जो टीमें हैं उनको आगे भी इसी तरह ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी रखने के लिए आदेशित किया गया। भारतीय किसान यूनियन के कौमी सदर भानु प्रताप सिंह ने आज अलीगढ़ का दौरा किया। वो उन तमाम गांव में गए जहां के लोग
जहरीली शराब पीकर फौत हुए हैं। भानु प्रताप सिंह ने मुतासिरीन के अहले खाना को दिलासा देते हुए यकीन दहानी कराई है कि उनके घर बर्बाद करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और हुकूमत से मुतालबा किया जाएगा कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि जहरीली शराब मामले में फौत हुए लोगों के अहले खाना को 1 करोड़ रुपये का मुआवजा दें। उन्होंने कहा कि मरने वाले सभी किसान भाई थे और इनके साथ हम नाइंसाफी नहीं होने देंगे। अलीगढ़ जिले में जितने गांवों में जहरीली शराब से लोग मरे, हमारे किसान मजदूर साथी हमारे मरे, उन सब गांवों में जा रहे हैं और सब गांवों में जाएंगे और इस समय करछुआ में हैं और ये मांग करेंगे। हम आज से नहीं, ब्रज के बिरकसंत पूजनीय रमेश बाबा ने हमारी ईमानदारी पे प्रभावित होकर हमको 1 मार्च सन 11 को भेजा था दिल्ली। तभी से मांग कर रहे हैं कि यदि किसान मजदूर दुर्घटना में मरे तो 1 करोड़ रुपया केंद्र सरकार मुआवजा देगी। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू में नरमी और कोविड के रोकथाम के लिए मरकजी वजारत तालीम और हुकूमत उत्तर प्रदेश के रहनुमा हिदायत के मुताबिक आज से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 25% मुलाजमीन की हाजिरी के साथ काम करना शुरू कर दिया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तर्जुमान उमर पीरजादा ने बताया कि जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक शनिचर और इतवार को दफातर बंद रहेंगे और दफ्तरी अय्याम में जिन मुलाजमीन के दफ्तर में ड्यूटी नहीं है वो अपने घरों से काम करेंगे और फोन पर दस्तयाब रहेंगे। उन्होंने बताया कि शोबे के सरबराहान से कहा गया है कि दफ्तर में इम्तिहान से मुतालिक कामों के लिए कम से कम मुलाजमीन को ड्यूटी पर बुलाएं और असातिज़ा ऑनलाइन क्लासेस जारी रखें। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जो एडवाइजरी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से मिली, उसमें यह है कि यूनिवर्सिटी जो है वो रेगुलर टाइमिंग से ओपन होगी। रोटेशन पे 25% स्टाफ की अटेंडेंस रहेगी। पूरी तौर पे ये सोशल डिस्टेंस जो है और जो प्रोटोकॉल है कोविड का उसे फॉलो किया जाएगा। सैनिटाइजेशन रहेगा, पूरा मास्क पहने जाएंगे और इसमें जो स्टाफ यानी 75% स्टाफ जो है जो अटेंड नहीं करेगा रोटेशन बेसिस पर, घर से वो फ़ोन के ज़रिए कनेक्टेड रहेगा जब भी ज़रूरत होगी या किसी और इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू। ये भी डायरेक्ट करा गया है जो टीचर्स अवेल करना चाहते हैं फैसिलिटीज़, मतलब एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने के लिए, वहाँ पर मिनिमम पॉसिबल जो स्टाफ है वो भी उपलब्ध होगा। दूसरी चीज़ ये है कि टीचर्स को भी एडवाइस किया गया है कि ऑनलाइन क्लासेस लें अपने रिस्पेक्टिव होम्स। उत्तर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू को लेकर आज से रियासत में राहत दी गई। हालांकि लखनऊ समेत 14 जिला में जहां एक्टिव मरीजों की तादाद 600 से ज्यादा है वहां किसी भी तरह की राहत नहीं दी गई। जिन अजला में राहत दी गई है इनमें कानपुर शहर भी शामिल है। कानपुर में भी सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक बाजार खुलने की इजाजत दी गई है। ताहम शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल्स, रेस्तोरां बंद रहेंगे। रेस्तोरां से होम डिलीवरी की इजाजत है। उत्तर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू से आज से राहत मिली है, यानी 1 जून से बाज़ारों को खोल दिया गया है, लेकिन इसके लिए समय निर्धारित किया गया है। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक बाज़ारों को खोला जाएगा। इसमें आंशिक रूप से कर्फ्यू भी लगाया गया है। वहीं अगर साप्ताहिक कर्फ्यू की बात की जाए तो वो भी जारी रहेगा, यानी कि शनिवार और इतवार के दिन कर्फ्यू जारी रहेगा। आप देख सकते हैं कि रोड पर यानी सड़क पर किस तरह से लोग निकल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। तकरीबन 1 महीने बाद जो ये कोरोना कर्फ्यू है ये ख़त्म हुआ है, तो इसको लेकर आज ये पहला दिन है जिस तरह से सड़क पर भीड़ दिखाई दे रही है। कई छूटें दी गई हैं, लेकिन उसमें शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल बंद रखे गए हैं। रेस्टोरेंट की बात की जाए तो केवल होम डिलीवरी होगी। जिस तरह से ये अभी हल्की राहत दी गई है, आने वाले दिनों में हो सकता है जिस तरह से केस कम हो रहे हैं, कोरोना का संक्रमण कम हो रहा है, उसे और राहत मिलने की उम्मीद है। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18। गाजियाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का 15% होम टैक्स बढ़ाने की मुखालफत तेज हो गई है। गाजियाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की मुखालफत में कई काउंसलर, RWA एसोसिएशन, कारोबारी तंजीमें होम टैक्स की मुखालफत में खुलकर सामने आ गई हैं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के टैक्स बढ़ाने का असर दुकानदारों पर भी पड़ेगा। इसलिए ले रखे हैं कि जो महंगाई इतनी बढ़ रही है, हाउ टैक्स बढ़ रहा है, ये कहाँ से दिया जाएगा जी। 1.5-2 साल हो गई, बच्चे घर में पड़े हुए हैं, कैसे खर्चे चले, कैसे क्या करेंगे। हाउ टैक्स नहीं बढ़ना चाहिए।
और बढ़ेगा तो हम तो ऐसे ही आंदोलन करेंगे। कोरोना काल चल रहा है, अभी तो लोगों का कोई आमदनी का जरिया नहीं है, क्योंकि काम धंधे सब बंद हैं। उसमें अभी ये बढ़ोतरी कर रहे हैं तो ये जो है गलत है। और इसमें अगर ये मानते हैं हम तो एक वो दे रहे हैं आपके माध्यम से, इनको एक वो देना चाह रहे हैं कि भाई इसे ना बढ़ाएं। अगर ये नहीं मानेंगे और बढ़ाएंगे तो हम पूरा इसको आंदोलन करेंगे। गाजियाबाद के थाना नंदग्राम इलाके में सिहानी गेट में रहने वाले कुलदीप त्यागी ने घरेलू रंजिश की वजह से अपनी बीवी सारिका त्यागी को गोली मारकर हलाक कर दिया। इस वाकये के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उसने हालात का जायजा लिया। महलूका के रिश्तेदारों के मुताबिक 15 माह कबल शादी हुई थी। इसके बाद से ही कुलदीप त्यागी किसी न किसी बात पर झगड़ा करता रहता था। पुलिस के मुताबिक मौके पर ही सारिका त्यागी की मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। मुलजिम फरार है। पटना में आज नीतीश कुमार की सरबराही में अहम मीटिंग हुई। इस मीटिंग में पंचायत नुमाइंदों की मियाद में तौसीह नहीं करने का फैसला लिया गया। मीटिंग में नीतीश काबीना ने पंचायती राज एक्ट 2016 में तरमीम का फैसला लिया है। ख्याल है कि बिहार में 15 जून को 2.5 लाख पंचायत नुमाइंदों की मुद्दत कार खत्म हो रही है। ताहम हुकूमत ने पंचायत इंतखाबात का इनेकाद फिलहाल मौखर कर दिया है। कोरोना वबा के पेश नजर इंतखाबात बाद में मुनक्किद करने का फैसला किया गया है। बिहार सरकार की कैबिनेट ने फैसला लिया है पंचायत चुनाव नहीं होंगे, लेकिन पंचायत के जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल भी बढ़ाने का फैसला सरकार ने नहीं लिया। ये भी अजीबोगरीब है। जनतंत्र में जनप्रतिनिधियों का आप अधिकार कम करके अधिकारियों को अधिकार देंगे, ये भी उचित नहीं है। आज बिहार में कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में यह निर्णय हुआ कि परामर्श समिति का गठन होगा, जिसमें वर्तमान पंचायत प्रतिनिधियों के साथ साथ विधायक प्रतिनिधि भी होंगे। यह फैसला बेहद स्वागत योग्य है। यह लोकतांत्रिक फैसला है और निश्चित रूप से इससे गांव का विकास बाधित नहीं होगा। गांव के विकास में लगातार तेजी आएगी। फैसला के साथ हम हैं, क्योंकि हम चुनाव के पक्ष में अभी नहीं हैं, तो सरकार को कुछ न कुछ वैकल्पिक इंतजाम करना था और मैं समझता हूँ इसमें सभी दलों के जनप्रतिनिधियों को भी समावेश करना ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि वो बेहतर स्वरूप में ये व्यवस्था काम कर सके। चूंकि कोरोना काल की वजह से हम पंचायत का चुनाव नहीं करा पा रहे थे, इससे निसंदेह गांव का विकास बाधित होता अगर मुखिया को उनका पावर नहीं मिलता। इस समिति में जनप्रतिनिधि के साथ साथ विधायक के प्रतिनिधि भी शामिल रहेंगे और दोनों मिलकर के विकास का एक नया आयाम लिखेंगे। कैबिनेट के इस फैसले के लिए हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देती है। छपरा जिला सदर अस्पताल कैंपस में बड़ी तादाद में शराब की खाली बोतलें मिली हैं। ये बोतलें अद्वियात तकसीम करने वाले एक सेंटर के बगल में बरामद हुई। जब इसकी जानकारी अस्पताल को दी गई तो उन्होंने इस मामले का नोटिस लिया, लेकिन सवाल यह है कि अस्पताल में शराब की ये बोतलें कहां से आ रही हैं, जबकि अस्पताल के दाखिली दरवाजों पर सिक्योरिटी के इंतजाम होते हैं। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है, लेकिन इसके बावजूद शराब की तस्करी नहीं रुक रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि सदर अस्पताल में शराब की बड़ी मात्रा में बोतलें दिख रही है। आप देख सकते हैं कि दवा काउंटर के ठीक बगल में ये स्थान है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हर जगह शराब की बोतलें बिखरी पड़ी है। ताकि ये बोतलें आ कहाँ से रही है, ये एक बड़ा मुद्दा है। आप देख सकते हैं कि ये जो पूरी शराब की बोतलें हैं, यहाँ ये देख सकते हैं कि इसे जलाने की भी कोशिश की गई इन बोतलों को, हालांकि ये साक्ष्य छुप नहीं सके। इतने सारी बड़ी संख्या में जब बोतलें हम देखे तो हम भी दंग रह गए, क्योंकि सदर अस्पताल जो है काफ़ी सेंसिटिव जगह है, यहाँ सुरक्षा की भी व्यवस्था है। इस बात को लेकर के हम सीधे डिप्टी सुपरिटेंडेंट के पास गए, उन्होंने इस मामले में जाँच के आदेश दे दिए हैं। हालांकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि सदर अस्पताल जैसे सुरक्षित जगह पर इतनी बड़ी मात्रा में शराब का कंजप्शन कैसे हो रहा है, शराब कहाँ से आ रही है, लोग शराब पी रहे हैं, यहाँ बोतलें फेंक के चले जा रहे हैं, फिर भी कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। तो इन तमाम सवालों के जवाब स्वास्थ्य विभाग को देना होगा। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि सिक्योरिटी गार्ड जरूर है, लेकिन उनका काम शराब की बोतलों को देखना नहीं, बाहर से लोग आकर के यहाँ फेंक जाते होंगे, ऐसा अंदेशा व्यक्त किया जा रहा है। लेकिन इस पूरे मामले की जाँच के आदेश दे दिए गए हैं और असली सच्चाई क्या है वो जाँच के बाद ही सामने आ सकेगी। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। कोरोना से बचाव के लिए मास्क सबसे कारगर है और बुनियाद पर बिहार सरकार तमाम घरों तक मास्क पहुंचा रही है। जमुई जिले के सभी घरों में 6 मास्क देने के लिए 25 लाख रुपए की जरूरत होगी और इसी वजह से जमुई के कई मकामात पर स्टॉल्स मास्क बनाए जा रहे हैं।
करीब 3000 खवातीन मास्क बनाने के काम से जुड़ी हुई हैं। इन खवातीन को मास्क बनाने के काम से माली मदद भी हासिल हो रही है। आदाद शुमार पर गौर करें तो अब तक जमुई में खवातीन ने 20 लाख मास्क बना लिए हैं, जिनमें 14 लाख मास्क तकसीम किए जा चुके हैं। बरहट के फुलरिया में फेस मास्क बनाने के अमल का हमारे नुमाइंदे ने जायजा लिया। बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग के निर्देश पर जमुई जिले के घर घर 6 मास्क पहुंचाए जा रहे हैं और जिसके लिए जीविका दीदी काम कर रही हैं और ऐसे जिले में दर्जनों सेंटर खोले गए हैं। जैसा कि सामने है, ये बरहट प्रखंड का फुलवरिया गांव का एक सेंटर है जीविका दीदी का, जहां पर मास्क बनाया जा रहा है। वो भी मास्क इस तरह का जो अलग किस्म का, जो कोरोना का दूसरा वेव है उसमें अलग किस्म का मास्क बनाया जा रहा है। जैसा कि देख सकते हैं, जमुई जिले के हर परिवार को 6 मास्क देना है, जिसके अनुसार 25 लाख का टारगेट है कि 25 लाख मास्क जिले में बनाना है। लगभग 19 लाख मास्क बन गए हैं, फिर भी जीविका दीदी काम कर रही है। और ख़ास बात है कि जहां मास्क बन रहा है वहां पर कोविड नियम गाइड का पूरा पालन कराया जाए, चाहे सैनिटाइजर की व्यवस्था हो या उनके सुरक्षा की व्यवस्था। कहने का मतलब जो मास्क बनाने वाला केंद्र है वहाँ पर तमाम जो एहतियात कोविड गाइडलाइन का है उसको रखा जा रहा है और मास्क बनाया जा रहा है। ऐसे लॉकडाउन में बैठे हुए थे पर हम लोग को कुछ कमाने का साधन हम लोग को मिल गया। मास्क सिलाई कर रहे हैं हम लोग को सेल्फ से